भाग 3, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों को बताया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिसमें मूल अधिकारों को बताया गया है। तो इसमें देखिए, आपका जो मूल अधिकार वाला जो आपका ये टॉपिक है या पार्ट है, तो इसमें 12 से 35 में मूल अधिकारों का पूर्णतः वर्णन है। लेकिन इसमें जो 12 और 13 है, तो 12 में इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जो कि जो राज्य जिसके तहत मूल अधिकार आपको प्रदान किए जाते हैं। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 12 को बाद में। पहले हम थोड़ा सा मूल अधिकार की चीजों को देख लेंगे अच्छे से। और जो 13 है वो मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध। ठीक, तो ये दो जो है आपका 12 और 13 ये अलग है। बाकी उसके बाद के जितने भी आपके 14 से लेकर 35 तक में सारे वो अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो जो मूल अधिकार, जो पहले ही बात है आप याद रखना कि जो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो वर्णन है या जो उपबंध किया गया है, उसको उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बोरो फ्रॉम यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका का से जो मूल अधिकार के जो उपबंध है जो हमारे संविधान में लागू किया गया है, उनको कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इनका जिनका वर्णन आपके बता ही चुका हूँ कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के तहत किया गया है। इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि इसमें संशोधन हो सकता है, और राष्ट्रपति के दौरान जो अनुच्छेद 352 में बताया गया है, इसका माइक ऑन, इसमें संशोधन किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। ठीक, और जो हमारे जो मूल जो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार हमको मिले थे वो कुल 7 थे, जिसमें से एक जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर 300A में जोड़ा गया है नया, जिसको अब पहले वह मूल अधिकार के तौर पे था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब वो कानूनी अधिकार के तौर पे है। तो हम देखते हैं कि मूल अधिकार क्या होता है। सर्वप्रथम देखते हैं कि मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार है जो नागरिकों के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य होता है। ये नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक, तो मूल अधिकार वो है जो नागरिकों के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य होता है। किसी भी राष्ट्र में जो उसके नागरिक है या जो जनता वहां निवासरत है, उनको कुछ अधिकार मिलते हैं और उन्हीं अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। और वो ऐसे अधिकार होते हैं जिन पर जो पूरी जो उनके नागरिक होते हैं वो उन पर ही डिपेंड होते हैं। उनसे ही उनकी पूरी जो भी जनता होती है उनका सामाजिक विकास होता है। ठीक, तो जो हमारा संविधान है उसमें तो कहीं पे भी मूल अधिकारों को ऐसे परिभाषित नहीं किया गया है। और जो मूल अधिकार की चीजें हैं उसमें कि वह एक अनिवार्य अधिकार के तौर पे है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको उसके विकास करने के लिए, उसका सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सारी चीजों की स्वतंत्रता अगर उसको मिलेगी, तभी वह अपने जीवन को और अच्छे से जी सकता है और आगे बढ़ सकता है। और मूल अधिकार वे अधिकार है जो नैसर्गिक है, नेचुरल राइट्स है। इनको अगर आप किसी व्यक्ति की कल्पना करते हैं, अगर आप बोलते हैं कि यह व्यक्ति है, ठीक है, यह इंसान है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वह इंसान है तो उसके साथ उसको कुछ अधिकार भी, और उन्हीं अधिकारों को, जो अधिकार की आप जो कल्पना करते हैं वो उसके नेचुरल अधिकार है या उसके नैसर्गिक अधिकार है, जो उसने जन्म के साथ ही प्राप्त किया है। जैसे जन्म के साथ उसने प्राप्त किया कि वो जैसे जन्म लिया उसको सांस लेने का अधिकार मिला। धीरे धीरे जैसे उसने जब उसके जब आयु बढ़ती जाती है तो उसको शिक्षा का अधिकार, फिर आगे रोजगार और भी जो अन्य चीजें हैं वो सारे अधिकार उसको धीरे धीरे मिलते जाते हैं। तो ये सारे अधिकार हमको लगते हैं कि हमको सामान्यता प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इस वजह से हम इन अधिकारों का उपभोग बहुत ही आसानी से और बिना किसी परेशानियों के करते रहते हैं। उसके साथ कहा गया है कि यह अप्रतिदेय अधिकार है, मतलब इन अधिकारों के बदले में आपको किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है। आप यदि किसी देश के, जैसे हम लोगों ने जो भाग 2 के तहत नागरिकता को समझा था या पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि भारतीय नागरिक होने के अपने क्या महत्ता है।
तो हमको भारतीय नागरिक के तौर पे कुछ अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है। तो भारतीय, आवाज सही आ रही है अब? हाँ सर, आ रही है। तो जो आपका ये जो नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार के तौर पे जाना जाता है, देखिए मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया, ये बहुत आसानी से लगता है कि ये भारतीय संविधान में शामिल हो गया। लेकिन जो हमारे जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या वो मानव अधिकार, जिनको हम मूल अधिकार के तौर पे आज प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, जिसका उपभोग करते हैं, उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष चला है। जिसको हमारे पास जो मूल अधिकार तो हमारे संविधान में निहित कर दिए गए, लेकिन इनकी जो सर्वप्रथम जो पहले जब जो थोड़े से हम थोड़ा पीछे जाएंगे, जब 15वीं 16वीं शताब्दी के समय, तब हमारे पास ये मूल अधिकार जैसी चीजें नहीं थी। लोगों का शासन उन्हीं पे, लोगों को मूल अधिकार जैसे जो मूलभूत सुविधा, जो अधिकार थे वो प्राप्त नहीं थे। इसके लिए सर्वप्रथम जो है वो इंग्लैंड में मूल अधिकारों के संबंध में सुरक्षा को प्रारंभ किया गया था कि वहां पे मूल अधिकार की चीजों को शामिल किया गया। उसके लिए उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स पेश किया था 1689 में। मतलब उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स की चीज जैसे नाम का एक उन्होंने दस्तावेज तैयार किया, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया। इसके तहत क्या था कि उसमें मानव के सामान्य जो किसी कोई व्यक्ति जीवन जीता है, तो उसके वो सामान्य अधिकारों का वर्णन किया गया, जो अब तक लोगों को मिले नहीं थे या उनको लगता नहीं था कि ये भी अधिकार वो उपभोग कर सकते हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार, कि लोग अपने हिसाब से अपनी जीवन को जी सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, लोग किसे बोलने का, कहने का, आने जाने का, कुछ अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय को अपनाने का, फिर अपने हिसाब से धर्मों को मानने का। तो ये सारे जो अधिकार थे ये लोगों के पास पहले नहीं थे। तो इनके लिए एक बिल ऑफ राइट्स लाया गया 1689 में, और उससे ही ये जो मूल अधिकार जैसा जो तत्व है या मूल अधिकार जैसी जो चीजें आज हमारे भारतीय संविधान में देखी जाती है, तो इसको एक मानवाधिकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इसको समस्त संविधानों में और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इसको प्राथमिकता दी गई कि हाँ, किसी भी मानव ने अगर जन्म लिया है मानव रूप में, तो उसको कुछ मानवीय मानव अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो ये अधिकार आया, और इससे एक इंटेंजिबल राइट के तौर पे जाना जाता है या अप्रतिदेय, कि ये इससे किसी इंसान से इसको छीना नहीं जा सकता। तो जो हमारा, आप समझ सकते हैं इसको कि मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य होते हैं, और ये नैसर्गिक है क्योंकि ये जन्म से उनको मिलने चाहिए। एवं ये अप्रतिदेय अधिकार है, इनको किसी से छीना नहीं जा सकता। फिर जो मूल अधिकार का जो हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से हम देखेंगे, तो जो मूल अधिकार कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कि मूल अधिकारों का, यदि आपका मूल अधिकारों का अतिक्रमण कार्यपालिका द्वारा या विधायिका के द्वारा अगर होता है, तो उससे आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है। संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये राज्य शब्द देख रहे हैं, तो ये कहता है संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार ये राज्य के विरुद्ध आपको प्राप्त है। तो राज्य की परिभाषा आपके अनुच्छेद 12 में दी गई है, और तो उस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे कि राज्य के तहत क्या है, लेकिन जो मूल अधिकार उस चीज को समझते हैं। तो हमने कहा था कि जो अनुच्छेद, इसके बाद आगे देखते हैं कि जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अन्य हैं, वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। जो हम लोगों ने नागरिकता अधिनियम में, नागरिकता वाले भाग में, भाग 2 नागरिकता में देखा था ना, कि कौन से अधिकार हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं। तो उन अधिकार जो वह है मूल अधिकार जो केवल और केवल नागरिकों को मिले, और उसके अलावा इन अधिकारों के अलावा जो अन्य अनुच्छेद है वो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। तो इन अधिकारों के लिए अगर किसी नागरिक के साथ भेदभाव होता है या उसका अतिक्रमण होता है या उसके विरुद्ध कुछ गतिविधियां होती है, तो वह उसके लिए कोर्ट में केस कर सकता है, और जो बाकी अधिकार है उसके लिए सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है,
तो फिर अब ये चीज ये देखिए कि जो हमारा जो मूल अधिकार है वो आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आत्यंतिक मीन्स कि यह आपको मूल अधिकार दिया गया है तो आप इसका प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सीमा निश्चित की गई है कि आप इनका आत्यंतिक या पूर्णतः युग नहीं कर सकते। इसकी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है, इसके ऊपर कुछ युक्तियुक्त निर्बंध लगाए गए हैं। अर्थात यह है कि किसी भी मूल अधिकार का आप प्रयोग जब करते हैं तो उस मूल अधिकार के एवज में किसी अन्य को कोई नुकसान ना हो, कि आपके पास जीवन जीने आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, कि आपको बोलने का अधिकार है। तो आप बोलने का अधिकार आपको दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना तेज बोलेंगे कि जो अन्य लोगों को है उनको वह परेशानी उनके लिए वो परेशानी हो जाए या उनको कुछ उससे समस्या पैदा हो जाए। ठीक वैसे ही आपको अगर कहीं सभा लगाने का अधिकार दिया गया है तो आप बीच रोड में या किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे लोगों का आना जाना है या जिससे किसी अन्य को कोई परेशानी हो रही है तो वहां पे आप वो सभा नहीं लगा सकते। आपको बोलने का अधिकार है तो आप किसी के प्रति कोई लांछन नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये जो आपको जो अधिकार जो दिए गए हैं वो आत्यंतिक नहीं और युक्तियुक्त निर्बंधन लागू किया जाता है। युक्तियुक्त निर्बंधन की देखिए ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि युक्तियुक्त निर्बंधन क्या होगा। ये समय के हिसाब से जो न्यायालय को उचित लगता है उस हिसाब से वो निर्बंधन लगा सकती है। जैसे मैंने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता आपको है तो आप कितना बोल सकते हैं उसके ऊपर आपका निर्बंधन तब लगाएगा कि वह आपका बोलना या आपकी वो स्वतंत्रता किसी अन्य के विरुद्ध ना हो जाए, कि आप कुछ कह रहे हैं और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को अगर परेशानी हो रही तो यहाँ पे आपने अपनी जो स्वतंत्रता है या जो आपका अधिकार है उसका गलत प्रयोग किया है। तो यहाँ पे युक्तियुक्त निर्बंधन लागू किया जाता है इन चीजों में। और फिर देखेंगे आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों का निलंबन प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में जो अनुच्छेद 33 में दिया गया उसके तहत लगाया जा सकता है। जब सेना विधि लागू हो, सेना के द्वारा जब मार्शल लॉ चालू किया जाता है तब इसका निर्बंधन लगता है। यदि संविधान में कोई संशोधन कर दिया जाए 368 के तहत तब इसमें मूल अधिकारों पर निर्बंधन लग सकता है। फिर यदि आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा 352 के तहत की जाती है तब कुछ मूल अधिकारों में निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये जो भी मूल अधिकार जो हमारे पास है आज के समय में वह आत्यंतिक नहीं है और इस पे युक्तियुक्त निर्बंधन लागू किया जा सकता है। सर आप कुछ बताएंगे? हाँ सर, वो आज तो इंट्रोडक्शन ही है, आप तो रखो, चालू रखो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग सामान्य परिचय के तौर पे देख रहे। देखिए हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, अच्छा याद दिलाया सर आप, कि हम लोग का आज का उद्देश्य क्या है कि सामान्य जो मूल अधिकार है इसके बारे में समझना, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है इसको जानना, कितने अधिकार हमको दिए गए हैं उनको समझना, और उसके साथ साथ जो राज्य की परिभाषा है उसको देखना। केवल आज के लिए इतना ही है। कल हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे और आगे फिर उसका जो भी अप्रोचेस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हमारे जो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 6 अधिकारों का वर्णन है। आप देख सकते हैं समानता या समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में बताया गया है। फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के लिए बताया गया है। फिर धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच बताया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में बताया गया है। उसके बाद जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक अधिकार, यहाँ पे उपचार आना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 22 है। यदि आपके इन सारे यदि आपके जो ये समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार, इन अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उस उल्लंघन के या उसका अतिक्रमण होगा तो इन सारी चीजों के विरोध के लिए आप अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और तब आप जा सकते हैं सीधा और सीधा उच्चतम न्यायालय की ओर। तो जो आपका संवैधानिक उपचार है इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा इसलिए कहा कि इन अगर संवैधानिक उपचार को अधिकारों को हटा दिया जाता तो ये जो आपके ये जो अधिकार दिए हैं इनका जब अतिक्रमण होगा या हो सकता
तब आप इसके भरपाई के लिए या उसके उपचारों के लिए जाते कहाँ या कहाँ जा सकते थे, इसका आपके पास कोई प्रावधान नहीं होता। इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक, तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि समता या समानता का अधिकार क्या होता है। कि समता या समानता का अधिकार जो आपका है, वह समान व्यवहार और समान संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता कहता है जो, ठीक है। समता के जो समता या समानता का अधिकार है, उसके तहत आपको अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत आपको समानता का अधिकार दिया गया हर चीजों में। तो पहला जो कहता है अनुच्छेद 14, वो कहता है विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से लागू होगा। कभी भी जो विधि है उसका स्वरूप व्यक्तियों के हिसाब से, किसी वर्ग के हिसाब से, किसी जनसंख्या के हिसाब से, किसी प्रदेश के हिसाब से बदलेगा नहीं। जो भी विधि बनेगी किसी प्रदेश विशेष के लिए, किसी देश के लिए, वह उस पे निवासरत प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगी। और तो इसमें यह देखा जाएगा कि विधि के समक्ष सभी को समानता का व्यवहार प्रदान किया जाए और जो विधि है वो समान रूप से सब पर लागू हो। इसमें दो बातें आपकी है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे। अभी आप बस एक स्ट्रक्चर को समझिए कि क्या है समता या समानता का अधिकार। फिर जो आपका अनुच्छेद 15 है, जिसको हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या समानता का अधिकार दे रहा है कि आपका धर्म कोई भी हो, आप किसी भी नस्ल के हो, कि आप काले हो, गोरे हो, आप किसी भी जाति के हो, आपका कोई भी लिंग हो, आप पुरुष हो, महिला हो या अन्य हो, आपका जन्म स्थान चाहे भारत का कोई भी क्षेत्र हो, आप कहीं के भी निवासी हो, तो आपको इन आधारों पर कोई भी भेदभाव का जो है संविधान वो निषेध करता है। यहाँ पे वो इसको निषिद्ध करता है। तो आप यदि आपकी नागरिक, इसमें कहा गया कि नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आप जीवन में अपनी जो भी गतिविधियां करते हैं, आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य जो भी गतिविधियां आपकी जो है, तो उसमें आपके मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर जो 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये कहता है कि राज्य अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति की जब बात होगी, नियोजन या नियुक्ति की बात होगी, तो संबंधित भी सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। कि कोई भी अगर राज्य के द्वारा किसी पद का सृजन किया जाता है, तो उसके नियोजन और उसकी नियुक्ति के संबंधित में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होगा। कि यदि वह जो भी उसमें कोई जो सामान्य पात्रता होगी, कि आपको जो भी उसकी शैक्षणिक योग्यता की बात होगी, जो सामान्य योग्यता की बात होगी, यदि आप उस योग्यता को पूर्ण करते हैं, तो आप किसी भी जो भी लोक नियोजन के विषय में जो भी पद निकाला गया है, उसके नियोजन और उसकी नियुक्ति के में आपको बराबर का, आपको एक अवसर की समानता मिलेगी कि आप उस अवसर को ग्रहण कर सकते हो। सभी व्यक्ति को इसकी समानता मिलेगी। इसमें आपके साथ ना धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल इसमें एक हम परंतु के तहत देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनके लिए संरक्षण प्रदान किया गया है 16(4) के तहत। ठीक है। फिर जो आपका अनुच्छेद 17 है, यह अस्पृश्यता का अंत कहता है, या वो अस्पृश्यता से संबंधित है छुआछूत के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया। कि आप, यह जो समानता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समानता का अधिकार है कि वह कोई भी लिंग, जाति, धर्म का हो, तो उसको आप छुआछूत की भावना नहीं होगी। जन्म स्थान पे कोई छुआछूत कब आप उसके साथ नहीं कर सकते। जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे यदि आप इस तरह का कोई उन्मूलन करते हैं, इस तरह का अगर आप भेदभाव करते हैं किसी के साथ, तो यह भारतीय दंड आपका समता का जो अधिकार है, इसके तहत आपको इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
फिर जो है उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत के उपाधियों का अंत जो सेना विधि, जो अनुच्छेद 18 कहता है कि सेना विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। जब पूर्व में जब ब्रिटिश भारत वाला जो अब हमारे यहाँ था, तो यहाँ पे अन्य बहुत प्रकार की उपाधियों का वितरण किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस चीज का अंत किया गया, जो सर की उपाधि थी और भी कई प्रकार की उपाधि थी, तो उन सारी उपाधियों को अंत किया गया। और यहाँ पे सेना या विधा संबंधी सम्मान के द्वारा जो भी आपका राज्य सरकार जो भी सम्मान प्रदान करता है और सेना के द्वारा जो भी सम्मान प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा कोई भी नागरिक किसी अन्य देश में से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो केवल और केवल जो उपाधियों का, जो पूर्व की जो भी उपाधियां थी, उसके द्वारा इस अनुच्छेद 18 को लाके उसका अंत किया गया। फिर जो आपका है अनुच्छेद, जो दूसरा अधिकार के बारे में देखेंगे। पहले हमने देखा था समता या समानता के अधिकार के संबंध में। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है हमारा भारतीय संविधान, जिसमें जो 19A, 19B, 19C, D, E, G, इसके तहत विभिन्न अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं। तो 19A है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको सामान्य भाषा में हम बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं, जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। दूसरा आपका है शांतिपूर्वक और निरायुध, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। सी के तहत आपका है संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, या जिसको कह सकते हैं आबाद संचरण की स्वतंत्रता। 5 जो ई है वो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, कि किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं और उसमें बस जाने की स्वतंत्रता। जो 19F है वो निरसित कर दिया गया है, इसमें था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा हटा दिया गया, और इसे जो आपका मूल अधिकार था, इसको आपका आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार के तौर पे नया जोड़ दिया गया। तो ये अब हटा दिया गया है 19F। और जो आपका 19G है वो कहता है कोई भी व्यापारी या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो इस स्वतंत्रता के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता जो है, कि हर प्रत्येक जो है यहाँ के नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप समझिए कि जो शब्दों, लेखन, मुद्रण, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने को विचार व्यक्त करना। यदि आपको वाक स्वतंत्रता दी गई है तो आप अपने विचारों को किसी भी माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं अन्य लोगों में। उसके तहत आपका लेख जो हम लिखते हैं वो भी शामिल है, मुद्रण, साथ ही साथ जो चिन्ह आप बना सकते हैं और किसी भी अन्य प्रकार से जैसे आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता इसमें शामिल की गई है, तो यह आपका एक केस था जो साइकिल पेपर बनाम भारत संघ का था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और अच्छे से। तो उसके तहत आपको प्रेस की भी स्वतंत्रता दी गई, जिसके तहत आप बोलने की स्वतंत्रता में अगर आप किसी चीज को लिखते हैं तो वो भी आपके साथ है। फिर आपको कहता है बी कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित और सभा करने की स्वतंत्रता। आप भारत देश में कहीं भी किसी भी स्थान पे विथ प्रॉपर जो भी है उसकी जो प्रक्रिया है किसी भी स्थान में सभा करने की, वो आप सरकार से या फिर वहां का जो भी लोकल अथॉरिटी उनसे परमिशन लेकर बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं और सभा करने की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप उस सभा के माध्यम से अपने जो भी विचार है उसको व्यक्त कर सकते हो, जो भी जैसा भी आपकी जो भी इच्छा होगी उनको व्यक्त कर सकते हो। फिर आपको संगम, संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप अपने हिसाब से कैसा भी सभा बना सकते हो, जिसके साथ कुछ निर्बंधन भी है। फिर आपको देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है, कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो, आ सकते हो। फिर आप किसी अन्य स्थान पर निवास कर सकते हो, किसी भी स्थान में भारतवर्ष में पूरी तरह से कहीं भी निवास कर सकते हो। यह जो निवास की बातें हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती थी, परंतु अब होती है।
फिर जो आपका 9F है वो हम बता चुका कि संपत्ति का अधिकार था वो खत्म कर दिया गया है, उसको एक जो हमारा मूल अधिकार के तौर पे था संपत्ति का अधिकार उसको हटाकर अब एक कानूनी अधिकार के तौर पे रख दिया गया है। फिर कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, इस संबंध में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति का उपजीविका व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने हुनर अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, चाहे वो शैक्षणिक हो या व्यवहारिक हो, उस हिसाब से अपना व्यापार या जीविका चलाने की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उपजीविका अपना सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो जिसमें जो विधि 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 विरुद्ध ना हो, और कोई भी कारोबार कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रता आपको दी गई है। कुल आपके ये 6 स्वतंत्रताएं हैं जिसमें से एक हटा दी गई है। तो ये मुख्य स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 से 22 में बताई गई है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसको डबल जियोपार्डी बोलते हैं कि इसमें बोला जाता है किसी भी एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति है उसने कोई भी अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको केवल एक ही बार सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार उसके ऊपर विचारा नहीं चलाया जा सकता और एक ही बार उसको सजा मिलेगी। अब तो यह आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है 20 के तहत कि अपराध किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। दूसरा बोलता है कि अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ये आपके वर्तमान में जिस भी कानून का उल्लंघन आपने किया है उसी के तहत आपके ऊपर मुकदमा दायर किया जाएगा और विचारण चलेगा और उसी के तहत आपको दंड का भागी बनाया जाएगा। ना इसके पूर्व में कोई अगर कानून है और जो उसके बाद में कानून है उसके तहत आप पे नहीं चलाया जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखते हैं कि 394 जारता है या एडल्ट्री है जिसपे पूर्व में भी चर्चा की गई थी। तो अगर जो जारता है अगर उसके तहत किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है और बाद में अगर जैसे अभी जो करंट नियम है अगर इसके ऊपर किसी ऊपर मुकदमा चल रहा है तो उसको एज इट इज लिया जाएगा, लेकिन अगर अभी वो खत्म कर दिया गया है तो उसके चीजें उस पर प्रभावी नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वह स्वयं अपराधी भी हो तो उसको कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता है स्वयं के विरुद्ध भी गवाही देने के लिए। ठीक, फिर जो आपका अनुच्छेद 21 है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को प्रत्याभूत किया गया है। अनुच्छेद 21 यह बंद करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 21 है वह समस्त व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, चाहे वो नागरिक हो, अनागरिक हो, चाहे वो कारावासी हो या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिसको किसी निवारक निरोध विधि के तहत निरुद्ध किया गया या किसी को रोक के रखा गया है किसी विधि के तहत, तो उसके पास भी अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। देखिए ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो आयाम है ये बहुत ही बड़ा है। इसके तहत आपको कई अधिकार हैं जो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षण के तहत आते हैं, जैसे जीने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, अपने जीविका पर्जन का अधिकार, लोक स्वास्थ्य परिवहन का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जलवायु के उपभोग का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, चैन से सोने का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार, पानी का अधिकार। तो जो भी सामान्य अधिकार आपको नजर आता है वह सब आपका 21 के तरह के किसी भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ कि आप उन सारी चीजों का उपभोग कर सके। ठीक, तो इसके तहत आपका 21 आता है। सर ये सोना भी अधिकार है? हाँ,
सोने का अधिकार मिला है ना। अभी एक वो केस आया था जो आपका बाबा रामदेव वाला, बाबा रामदेव वाला जो दिल्ली में हुआ था, तो उसके तहत सोने का अधिकार को भी शामिल कर लिया गया। उस केस को देखेंगे हम लोग, वो रामलीला मैदान के नाम से केस है। जो रात को आप लोग देखे होंगे कि रामलीला मैदान में जो ये क्या नाम है, रामदेव बाबा जो ये कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अनशन कर रहे थे, तो इनको रात को जब लाठीचार्ज किया गया इनके ऊपर और सब लोग भागे, तो इसके बाद एक केस किया गया, तो उसमें ये शामिल किया गया कि चैन से सोने का अधिकार दिया गया, जिसके तहत। ठीक है, फिर आप देखते हैं अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। ये आपका 86वें संशोधन 2000 संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको आपको मैं लास्ट टाइम बताया था, 4+2 कर देंगे तो 1976 होता है। यहाँ पे 8 - 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपका ये, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसके तहत क्या है, शिक्षा के अधिकार के तहत कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इसमें जो भी है कि 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपबंध करता है। ये आपका एक मोहनी जैन का केस था, जिसके द्वारा यह अधिकार हमारे पास आया था। इसके बाद अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यदि आपको बिना किसी कारणवश या मनमाने ढंग से कोई अपनी इच्छा अनुसार जबरदस्ती आपको निरोध कर ले तो उससे आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। कि यदि आपको किसी भी कारण गिरफ्तार कर लिया गया है, मान के चलिए हिरासत में लिया गया, तो 3 प्रकार से कि आपको हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आपको किसी भी जो नियरेस्ट, जो भी आपके दंडाधिकारी के समक्ष आपको पेश किया जाएगा, जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो ये आपको जो अनुच्छेद 22 है, ये आपको गिरफ्तारी से संरक्षण के तहत ये आपको अधिकार देता है कि आपको बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और यदि आपको गिरफ्तार किया गया है, आप गिरफ्तार है, तो अपने कोई भी पसंदीदा वकील से सलाह लेने का आपको अधिकार है। फिर आपका जो तीसरा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है कि, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं, आपका पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है जो 22 तक है। उसके बाद हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखते हैं कि 23 में बताया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीदी बिक्री, बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती किया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। बेगारी से ये समझिए कि बिना भत्ता दिए, उसको पैसा दिए बिना काम करेंगे। हाँ, ठीक है। इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति की खरीदी बिक्री नहीं की जाएगी। जैसे पहले जो पूर्व प्रथा थी, गुलामों का जो खरीद, दास प्रथा थी, जिसमें गुलामों का क्रय विक्रय किया जाता था, मतलब किसी व्यक्ति का क्रय विक्रय किया जाता था। इसको इस अनुच्छेद के माध्यम से यहाँ से पर संरक्षण प्रदान किया गया है। व्यक्तियों को किसी की भी खरीदी बिक्री नहीं की जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है तो वह एक दंडनीय अपराध की कोटि में आएगा। फिर जो बेगारी होता है कि बिना आपको मतलब पैसे के या किसी बिना पैसे के या बिना किसी रोजगारी के, हाँ, किसी अन्य भुगतान के, और आपसे किसी प्रकार का जबरदस्ती कोई श्रम लिया जा रहा है तो उसको यहाँ पे निषिद्ध ठहराया जा सकता है। आप अगर कहीं अपना श्रम देते हो, अगर आप अपनी इच्छा से कोई श्रम देते हो तो उसके बदले में आप भत्ते की उम्मीद नहीं रख सकते हो कि आपकी इच्छा है कि मैं बिना भत्ते के अगर दूं, ठीक है। लेकिन अगर आपके इच्छा विरुद्ध कोई बेगारी काम करवाया जा रहा है तो उसके एक दंडनीय अपराध के तौर पर देखता है। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि जरूरत पड़ने पर आपको राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। कि राज्य सरकार जब अगर किसी सेवा के लिए आपको बाध्य कर सकती है कि आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, तो वो आपका बेगारी के तहत नहीं आएगा और जबरदस्ती किया हुआ श्रम के तहत इसको नहीं जाना जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका 24 है वो बालकों के लिए। हेमंत सर, जो ये रैली में लेके जाते हैं ये भी तो बेगारी रहता है ना। अरे तो वो स्वेच्छा से जाते हैं ना भैया, शनि भैया बहुत दिन बाद जाएंगे।
चलो कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाँ हाँ। फिर है आपका अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिशत। यह आपका 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपका जो है बाल शोषण का जो चीजें थी उसके विरुद्ध इसको लाया गया था। या जो पूर्व में हम देखते हैं कि बालकों का शोषण किया जाता था, जो 14 वर्ष से कम है या और भी कम आयु के बच्चे हैं, वो विभिन्न स्थानों में विभिन्न तरह के काम करते थे उनका, जिससे उनकी जो आर्थिक, जिससे उनका जो मानसिक विकास होता था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होता था, उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता था, और उसका फिर जो सामाजिक विकास है वो पूरी तरह से हो नहीं पाता था। कम आयु का व्यक्ति किसी भी स्थान में कम आयु का जो बालक होता था उससे जबरदस्ती कोई काम लिया जाता था, या फिर वो कहीं कारखानों खानों में काम करता था, तो उसका जो स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता था, उसका जो जीवन स्तर है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाता था, उसकी सोचने की समझने की शक्ति कम हो जाती थी, जिससे किसी भी राष्ट्र के लिए वो नुकसानदेह होता था। क्योंकि आज के समय में अगर कोई बालक को अगर अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा पोषण आहार दिया जाएगा, उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास अगर अच्छे से होगा, तो वो समाज को अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। लेकिन अगर वह विकास उसका वहां पे रुक जाएगा या कम होगा, तो वह उस स्तर का सामाजिक योगदान नहीं दे पाएगा। इसके नाम से बालकों के नियोजन का प्रतिरोध किया गया है। इसलिए आप 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम स्थान पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, फिर आपका जो चौथा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इसमें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के तहत आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए, हम लोग की भारतीय जो संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करता है, तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हम स्वतंत्र, जब हम संविधान की विशेषता में देखें पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, कि राज्य का कोई भी पंथ नहीं होगा, या राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यह किसी भी धर्म का अनादर नहीं करेगा, यह सभी धर्म का समान रूप से आदर करेगा। तो उसी की तरह है कि अनुच्छेद 25 में बोला है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। वह व्यक्ति के अंतःकरण की बात है कि आपको यदि हिंदू धर्म की चीजें अच्छी लगती है आप तो हिंदू धर्म को मानिए, आपको मुस्लिम धर्म की चीजें अच्छी लगती है मुस्लिम को मानिए, आपको सिख धर्म की लगती है तो सिख को मानिए, या आपका कोई भी धर्म का लगता है तो आप उसको मानने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। वो आपके अंतःकरण या आपके मन की बात है कि आपको जो अच्छा लगता है आप उसको मानिए, और उससे संबंधित आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बस ये आपको इसमें कुछ निर्बंधन ऐसी चीजें हैं कि आप सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित में होनी चाहिए ये चीजें, उसके अहित नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। धर्म से संबंधित आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक क्रियाओं का विनियम, समाज कल्याण और समाज सुधार। फिर आपका है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। जो ऊपर आपका 25 के तहत दिया कि किसी भी धर्म को आप मानने का जो आपको अधिकार दिया गया है, उसी के तहत आप अपने धर्म को मानने के लिए धर्म के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। संस्थाओं को पोषण करने के लिए आप फंड्स बना सकते हो। ठीक है, विधि के अनुसार, जो विधि सम्मत के तहत आप अपने धर्म के कार्यों में जो भी आपकी संस्था है उसके लिए संपत्ति का अर्जन कर सकते हो, उसका स्वामित्व ग्रहण कर सकते हो, वह उसके प्रशासन का आपको अधिकार है कि आपने कोई भी संस्था बनाई है तो आप उसको प्रशासित कर सकते हो, उसका आपको अधिकार दिया गया। फिर आपका अनुच्छेद 27 वो बाधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसी कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो राज्य कभी भी धर्म के लिए या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय के लिए कोई भी कर नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता, वो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष है। उसके लिए सभी धर्मों के लिए वो समान वो करेगा। अगर वो ऐसे कोई कर
लगाता है, तो अगर वैसे करो को वह नहीं लगा सकता। फिर आपका है कि राज्य विधि में पूर्णतः पोषित किसी राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी धर्म शिक्षण संस्था और अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मादेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। देखिए, जो भी धार्मिक विधि, जो भी राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, जो राज्य विधि के तहत जो पोषित है, पूरी फंडिंग जिसको किसी शिक्षक संस्थान को की जा रही है, वह धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उससे वह धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। ऐसे धार्मिक संस्थान वाले विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब राज्य कहता है कि वह किसी धर्म को नहीं मानेगा, तो वह किसी शिक्षण संस्थान को जो धर्म की शिक्षा दे रहा हो, उसको वह फंडिंग नहीं करेगा या वह कोई भी फंड नहीं देगा, कोई भी, ठीक है। और उन शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के धर्म से रिलेटेड चीजों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर, इसमें यूपी में मदरसों को पैसा देते हैं, बंगाल में मदरसों को पैसा देते हैं, तो वो शिक्षण के लिए नहीं देते क्या? यार, वो उसका अलग अलग बोर्ड होता है, वो राज्य किसी को विशेष वो नहीं करता है। राज्य सरकार, आप बोल रहे हो ना, राज्य सरकार ही दे रहा है उसमें। यूपी में भी हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी हुआ है कि कुछ पैसा मदरसों को दिया जाए। सर, ऐसा बोलते हैं कि मतलब जितने अल्पसंख्यक धार्मिक लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उन लोग को बस इस चीज का राइट मिला हुआ है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हिंदू और सनातन धर्मी लोग को इस चीज का अधिकार नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है क्या सर? क्योंकि डिबेट में सुना था मैं। नहीं, एक और चीज है सर, मदरसों को स्पेशल पैसा तो दिया जाता है ना, ये तो तय है ना। और मदरसों में पढ़ाई होती है, ये तो आप जो अभी लाइन बोले इस्लाम की 28 आर्टिकल 28 हो, तो उसके विरुद्ध हो रहा है ना सर। चलो, इसको हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर अभी की चीजें छूट जाएगी ना। ठीक है। जी जी सर, जी सर। है ना, जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को हम पढ़ेंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सर हाँ सर, बता रहे हैं क्या? हाँ सर। सरवन सर कुछ बता रहे थे क्या? सोनी सर तो लेफ्ट हो गए। रुको, आएंगे। हाँ, आ गए। हाँ सर, दिलीप सर। चलो ना सर, आगे चलते हैं, आगे बाद में देखेंगे। देखो, इसमें जो, अच्छा, इसको अब बाद ही में देखेंगे अच्छे से, लेकिन इसमें इतना समझ लो कि देखिए, ये जो बात बोला गया है कि शिक्षण संस्थानों को लागू नहीं होगा, लेकिन जो आपके मदरसा ये जो है ना, ये सब बोर्ड और न्यास के मतलब एक ट्रस्ट के सिप में होती है, तो ट्रस्टों को ये पैसा दे सकता है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर आपका जो है पांचवा, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के संबंध में है। परिच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण हेतु दिया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जातीय, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षणिक स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो है पांचवा, जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में, तो ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है कि उनको उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उसको कहीं भी उनके सिर्फ धर्म और जाति और भाषा के आधार पर उनको रोका नहीं जा सकता। फिर आपका जो तीसवा जो अनुच्छेद 30 है, उसमें बताया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है, सरकार से अनुदान देने के किसी तरह का भेदभाव
नहीं करेगी। तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी है कि आपको जो भी अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी चीजें हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष है ये, कि वह अपने धर्म जाति के हिसाब से शैक्षणिक संस्थाओं का चला सकता है, बना सकता है, और उनका कोई भेदभाव नहीं किया उनका जाएगा। फिर जो आपका छठवां है वह संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के संबंध में है कि इसके तहत मौलिक अधिकारों को परावर्तित कराने के लिए एक समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी आपके जो ऊपर जितने भी अधिकार थे, समता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, तो जितने भी आपके अधिकार आपको प्रदान किए गए, अगर उन अधिकारों का कहीं पे उल्लंघन किया जाता है या उन अधिकारों का आपका के विरुद्ध कहीं प्रयोग किया जाता है, तो उसके उपचार हेतु आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार मिला हुआ है वो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके संबंध में जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर थे, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। देखिए, जो अनुच्छेद 32 है वो अपने आप में मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने वाला एक मूल अधिकार। यह अनुच्छेद सारवान अधिकार प्रदान करता है, ना कि मात्र प्रक्रियात्मक। और जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण के बिना अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन किया जा सकता है। देखिए, आपका जब भी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के संबंध में है तो 32 और 226 को देखा जाता है, लेकिन मूल अधिकारों के संबंध में हमेशा केवल एक ही जगह है, वो है 32। और जो भी अधिकारों से अन्य जो अपील होती है या जो भी चीजें हैं वो आपके लिए हाईकोर्ट बनाया गया उसके लिए, और जब हाईकोर्ट से भी चीजें नहीं होती तो फिर आपका यहाँ आता है। तो इसके जो आपके मूल अधिकारों के संबंध में जो आपको अधिकार मिले हुए हैं या आपको रिट जारी करने निकालने की शक्ति प्रदान की है न्यायालय को, तो वह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। सर आप बताएंगे क्या इस बारे में? कहाँ सुदीप सर? सर संविधान की आत्मा एक इसको बोलते हैं और एक किसी और चीज को भी बोलते हैं ना सर, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी बोलते हैं क्या? हाँ, ग्लेविन ने कहा, नहीं वो डीपीएसपी को बोलता है ग्लेविन, राज्य की आत्मा। राज्य कहा सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को। ग्लेविन ऑस्टिन है, उन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वह क्या बोलते हैं, राज्य की आत्मा है, उसको उससे अलग नहीं किया जाता। तो वैसे ही देखिए, जो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा के स्वरूप में इसलिए कहा था कि यदि आप इसको हटा देंगे तो आपके जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन है, जब भी उसका उल्लंघन होगा तब उसके लिए आप उसके उपचार के लिए आप आ ही नहीं पाएंगे, और जब ऐसे उपचार आपको नहीं प्राप्त होंगे तो इसका तब इसका कोई तब उन अधिकारों का अगर प्रवर्तन ही नहीं हो पाया तो उन अधिकारों का महत्व भी नहीं रहेगा, और उस महत्व को बरकरार रखने के लिए आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार को रखा गया है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम, इसका है माइक बंद कर दो। हेलो, हाँ सर, आप बता रहे क्या? सर हाँ सर, हाँ सर, मैं बोल रहा था कि अभी देखो, अभी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा वाला जो रिट है, इनको हम आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो अभी केवल क्या है कि जो कितने प्रकार के जो रिट हैं वो निकाल सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट को ये है, बस ये इतने ध्यान में रखें, क्योंकि वैसे में ना टॉपिक खत्म नहीं होते जाएगा फिर। केवल कितने प्रकार के रिट हैं और अन्य रिट जारी कर सकता है, ये करके ध्यान में रखा जाए बस बच्चों के लिए। सर रिट तो मतलब वो बहुत बड़ा टॉपिक है ना सर अपने आप में। हाँ, हम लोग का वो 5-6 क्लास चला गया था वो तो।
तो ये बस अनुच्छेद 32 में देखिए कि क्या दिया हुआ है प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान बस देखें ध्यान में रखने के लिए। फिर अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे ही पूरा रिटों को। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो आपके रीटें हैं वो 5 प्रकार की है। आप इनको याद रखिएगा सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। तो अब ये जो सारे जो अधिकार हैं, ठीक है, इन सारे अधिकारों के लिए ये सारे अधिकार किसके विरुद्ध, ये सारे हमको किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य के तहत। तो राज्य शब्द की परिभाषा भाग 3 के लिए एक चीज याद रखेगा, आर्टिकल 12 के जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य शब्द की जो परिभाषा दी गई है वह आपका भाग 3 जो पूरे मूल। हाँ सर, अभी अगर राज्य चालू नहीं करेंगे तो हाँ राज्य नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा बस शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आखिरी में, जितना बढ़े मूल अधिकार को। ठीक है, तो जो राज्य आपका, तो आपने जो मूल अधिकारों के संबंध में भी चर्चा जो सुनी, तो वो सारे अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है आपको? राज्य के विरुद्ध। और जो राज्य है, जो राज्य शब्द की परिभाषा जो दी गई है वो आपके अनुच्छेद 12 के तहत दी गई। बस हम साधारणतः उनके एक बार समझेंगे कि क्या है बस, और बाकी जो इसका जो विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। तो राज्य के तहत समझिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ईच द स्टेट, the legislature of each state, all local authority within the control of India, all local authority within the territory of India, all other authority under the control of government of India। तो इसमें आप ये चीज समझ लीजिए कि जो राज्य शब्द के तहत आपका भारत सरकार और संसद, ये दोनों, उसके बाद आपका जो भी राज्य सरकार है और उसकी जो विधानमंडल है, ये दोनों, फिर आपकी जितने भी स्थानीय अधिकारी है, प्राधिकारी हैं वो, और अन्य प्राधिकारी, ये 4 लोग राज्य के की परिभाषा के तहत आते हैं। अब इसके बारे में हम कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी मूल अधिकार है उसमें राज्य पद की जो बातें हैं वो जो भी मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। और राज्य कौन सा? जो भाग 3 के लिए वर्णित किया गया है। यह राज्य शब्दावली अन्य में लागू नहीं होगी, केवल और केवल मूल अधिकारों के लिए ही लागू होगी। ठीक है, तो यहां तक हम लोग आज समझते हैं, बाकी चीजें हम लोग अब जो है वो कल देखेंगे। तो आपको ये मोटा मोटी आपको पता चल गया होगा कि 6 प्रकार के हमारे मूल अधिकार हैं, जिसके तहत उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इस जो मूल अधिकार है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और यह आत्यंतिक नहीं है और इस पर युक्त निर्बंध लगाया जा सकता है। दिलीप सर आप पूछिए अब। नहीं सर, जो